तो दोस्तों फाइनली हाई डिमांड पर मैं लेकर आ चुका हूँ इट वेलकम टू डेयरी सीजन 1 के फिनाले एपिसोड की एक्सप्लेनेशन यानी कि एपिसोड 8 की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत पसंद आएगी। मैंने इस वीडियो के अंदर भी काफी सारी डिटेल्स दी हैं, काफी सारे ईस्टर एग्स बताए हैं, लेकिन स्टिल मैं एक वीडियो अलग से लेकर आऊंगा जहां पर मैं एपिसोड 1 से लेकर 8वें एपिसोड के अंदर दिखाई गई ढेर सारी चीजों के बारे में बात करूंगा, क्योंकि अगर इसके अंदर बात करी गई तो वीडियो काफी बोरिंग हो जाएगी और लोगों का कनेक्शन भी टूट जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फाइनल एपिसोड पसंद आएगा, लेकिन इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये पूरी की पूरी सीरीज मेरी तरफ से एक्सप्लेनेशन करी हुई समझ में आई है, अच्छी लगी है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आने वाले सीजन्स की भी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर सबसे पहले आएगी। और अगर आपने इससे पहले बाकी 7 एपिसोड्स को नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए, क्योंकि मुझे पता है कई सारे सब्सक्राइबर्स ऐसे हैं जो कि बिंज वॉच करेंगे एपिसोड 1 से एपिसोड 8 तक। तो जल्दी से जाकर एपिसोड 1 से एपिसोड 7 देख लो, मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। साथ ही साथ एक बहुत ही बढ़िया तमिल सुपरनैचुरल साई-फाई फिल्म एक्सप्लेन करी है, इनकेस आपने मिस कर दिया जाकर देख लीजिए, उसका भी लिंक नीचे ही है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो इट वेलकम टू डेयरी सीजन 1 के फिनाले एपिसोड यानी कि 8वें एपिसोड की शुरुआत होती है पेनीवाइज यानी कि इट ईटर ऑफ वर्ल्ड्स के आजाद होने की तबाही की शुरुआत को दिखाते हुए। पूरे के पूरे डेयरी टाउन के ऊपर बहुत ही खतरनाक फॉग या फिर मिस्ट फैल गई थी, जो कि स्टीफन किंग की नोवेल का ही रेफरेंस है, और हम जानते हैं कि ऐसी मिस्ट कितनी खतरनाक होती है, कितना खतरनाक फॉग होता है ये। खैर हम हॉबी हाउस के अंदर किसी लड़की को देखते हैं जो कि इस आती हुई मिस्ट यानी कि फॉग को लेकर काफी खुश है, और ये एक्ट्रेस जो है ना, इसने इट मूवीज के अंदर बुली का रोल किया हुआ है। शायद पेनीवाइज के हिप्नोटिज्म का शिकार होगी या फिर बुली नेचर के चलते खुश हो गई होगी बस। और वैसे भी दिल्ली के अंदर तो ऐसी फॉग और स्मोक जो है और पेनीवाइज यानी कि जो पॉल्यूशन है उसका तो रोज ही सामना करना पड़ता है। एनीवेज इससे लोग डरे सहमे होते हैं और इधर उधर भाग रहे होते हैं। ऐसा डेयरी टाउन के अंदर पहले कभी नहीं हुआ था। अब मिलिट्री जो होती है वो भी इस चीज को अपने रेडार में इक्विपमेंट्स के अंदर देख रही होती है, जहां पर पूरा का पूरा डेयरी टाउन बहुत ही खतरनाक फॉग से ढक चुका था। और जिसने मिस्ट मूवी देखी होगी उसको हॉबी हाउस वाले सीन को देखकर मिस्ट मूवी की जरूर याद आई होगी, और इस मूवी और नोवेल के अंदर लोग ऐसे ही फंसे हुए थे। अब तभी ये फॉग डेयरी स्कूल के अंदर भी फैल जाता है और पेनीवाइज खुद प्रिंसिपल के द्वारा एक अनाउंसमेंट करवाता है कि हाई स्कूल के बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे ऑडिटोरियम में आ जाएं। सारी क्लासेस भी कैंसिल हो गई थी और जो छोटे बच्चे हैं सिर्फ वही हॉल में आएंगे, बाकी सब घर जा सकते हैं। खैर अब पैट्रिशिया यानी कि पैटी और उसके सारे दोस्त समेत बाकी बच्चे ऑडिटोरियम के अंदर आ गए थे, जहां पर प्रिंसिपल कहता है कि पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का एक बढ़िया प्रोग्राम सेट करा गया है बच्चों के लिए। और बस तभी शॉकिंगली पेनीवाइज प्रिंसिपल की आंखें फोड़ देता है, उसका सर धड़ से अलग करके धड़ को बच्चों की तरफ फेंकता है और सर बाहर की ओर। इससे सारे बच्चे डर गए थे। पैटी और सारे बच्चे भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजा जो था वो बंद हो रखा था। अब यहाँ पर एक बच्चा टर्टल ड्रेस के अंदर था, यानी कि फिर से मैट्यूरियन का रेफरेंस था। लेकिन तभी पेनीवाइज अपनी डेड लाइट से सभी बच्चों को कंट्रोल करके अपने साथ ले जाता है, जैसे कि वो पाइपर एंड रैट्स वाली कहानी थी ना, बिल्कुल सेम वही फील थी। सभी बच्चे हवा में फ्लोट होकर पेनीवाइज के साथ जाने लगते हैं, और हम जानते हैं जहाँ पर पेनीवाइज होता है वहां पर सब चीजें फ्लोट करती हैं। अब देखो ओरिजिनली तो टाइमलाइन के हिसाब से पेनीवाइज को सो जाना चाहिए था, लेकिन शॉ की बेवकूफी की वजह से उसने पिलर को खत्म कर दिया, जिससे कि अब पेनीवाइज को सोने की जरूरत नहीं थी। पिंजरा खुल चुका था और ये भेड़िया अब खुला घूम सकता है। इसलिए पहले पेनीवाइज ने विल को उठाया और फिर स्कूल के सारे बच्चों को स्टॉक जमा कर रहा था खाने के लिए। खैर अब रॉनी, मार्ज और लिली जो होते हैं वो वेस्ट डेयरी व्यूइंग डेक पर साफ सफाई कर रहे थे कि तभी रॉनी गौर करती है कि पूरे डेयरी टाउन के अंदर फॉग फैलते फैलते यहाँ तक भी आ चुकी थी। खैर अब ये तीनों ही नीचे आकर गौर करती हैं तो पेनीवाइज ने इन तीनों को दिखाने के लिए सारे स्कूल के बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स वहां पर लगवा दिए थे, जिनको वो अपने साथ लेकर गया था। ये देखकर तो रॉनी, मार्ज और लिली पागल सी हो जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस दरिंदे को तो सो जाना चाहिए था और इसने ऐसा कैसे कर दिया। और ऐसा इसलिए था क्योंकि इन बच्चों को अंदाजा नहीं था कि एक पिलर को हटा दिया गया है, जो कि शॉ की बेवकूफी की वजह से हुआ था। या फिर ये भी है कि इन बच्चों को पता ही नहीं था कि डेयरी टाउन एक पिंजरा है पेनीवाइज के लिए। खैर अब ये सब कुछ सच था या फिर झूठ था, ये जानने के लिए ये तीनों ही स्कूल की तरफ निकल जाती हैं, वो भी साइकिल से, क्योंकि इनको लग रहा था कि शायद पेनीवाइज बस इनके दिमाग के साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। मीनवाइल हम पेनीवाइज को देखते हैं जो कि एक डरावना म्यूजिक बजाते हुए सारे बच्चों को अपने सर्कस कार्ट के पीछे हवा में फ्लोट करवाते हुए कहीं पर ले जा रहा था, और उसका एक मकसद भी था। अब लिली, मार्ज और रॉनी स्कूल पहुंचती है, जहां पर वाकई में सारे बच्चे गायब थे।
विल के गायब होने के बारे में उनको पोस्टर से पता लगता है। साथ ही साथ वहाँ पर उनको प्रिंसिपल का कटा हुआ सर दिखता है। ये तीनों ही पेनीवाइज को मारना चाहती थी, उस बेवकूफ जोकर को, इसलिए उसके पीछे वो साइकिल से फिर से जाने लगती हैं, लेकिन इससे काफी टाइम लग रहा था। तो यहाँ पर मिल्कमैन की लाश भी पड़ी हुई थी, साथ ही साथ उसका ट्रक वैन भी था। और बस मार्ज तुरंत ही वैन चलाकर लिली और रॉनी के साथ निकल जाती है पेनीवाइज को हराने के लिए। और मार्ज अपने अंकल को वैन चलाते चलाते इसको चलाना सीख गई थी, इसलिए ये तीनों पेनीवाइज की कार्ड के ब्लड ट्रेल का पीछा करने लगती हैं। तभी मेजर लीरॉय हैनलॉन अपने बेटे विल को कॉल करता है, लेकिन वो कॉल पिक नहीं करता। लेकिन अचानक से कॉल बैक आती है जो कि पेनीवाइज की कॉल थी। वो हैनलॉन से कहता है कि जिस आदमी को किसी चीज का डर नहीं होता उसके साथ क्या किया जाए। तभी पेनीवाइज विल की आवाज में बात करता है तो हैनलॉन डर गया था। फिर गुस्से में आकर हैनलॉन ये कहता है कि वो पेनीवाइज को मार डालेगा और फोन तोड़ देता है। हैनलॉन समझ गया था कि विल को पेनीवाइज ने उठा लिया है, जो कि दर्शाता है कि अगर किसी आदमी को खुद के लिए डर नहीं होगा, लेकिन फैमिली के लिए हर कोई डरता है। जिसके बाद हम हैलोरन को देखते हैं जो कि कमरा बंद करके बैठा हुआ था और वो खुद को शूट करने वाला था, क्योंकि उसको मरे हुए लोगों की आवाज और विजन्स आ रहे थे, जिससे वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका था। लेकिन तभी हैलोरन गेट तोड़कर अंदर घुसता है और हैलोरन को अपने साथ ले जाता है, एज विल को ढूंढने में बस हैलोरन ही उसकी हेल्प कर सकता था। तभी डेरी टाउन की नदी के ऊपर भी ये फॉग छा चुकी थी, जो कि नदी को पूरी तरह से जमा देती है और उस पर पेनीवाइज बच्चों को लेकर आगे बढ़ रहा होता है। अब मिलिट्री देखती है कि ये फॉग डेरी टाउन के साथ साथ इंडियन मार्श और डेरी एयरबेस तक पहुंचने वाली है। मतलब कि पेनीवाइज को अगर नेटिव अमेरिकन उन पिलर से डेरी तक सीमित नहीं रखते तो पक्का ये अब तक दुनिया यानी कि धरती को खत्म कर देता। एज पेनीवाइज जो है वो पहले भी कई दुनियाओं को खा चुका है और ये एक मैक्रोवर्सल लेवल थ्रेट है। अब ये सारी चीजें जनरल शॉ बेस से देख रहा होता है, लेकिन तभी कर्नल फुलर आकर हैनलॉन और हैलोरन के बारे में उसको बताता है, जिससे कि शॉ चिंता में आ गया था। एज ये दोनों मिलकर पेनीवाइज को रोक सकते थे तो इनको रोकने के ऑर्डर दिए जाते हैं, क्योंकि हैलोरन के पास खास शक्तियां थी। अब हैलन जो होता है वो हैलोरन को लेकर सीधा रोज के यहाँ पर पहुंच गया था, क्योंकि वहां पर शार्लेट, रोज, हैंक और डैनियल थे। शार्लेट विल के बारे में सुनकर बहुत टूट जाती है, लेकिन हैलन वादा करता है कि वो उनके बेटे को लेकर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि माँ बेटे का बॉन्ड काफी स्ट्रांग होता है और हैलोरन की शक्ति से शार्लेट विल को ढूंढ सकती है। लेकिन तभी रोज उनको रोक देती है कि अगर वो अपने बेटे को ढूंढ भी लेंगे तो शैतान से लड़ नहीं पाएंगे और उसको रोकने का बस एक तरीका है, वो आखिरी आर्टिफैक्ट जो कि लिली के पास है उसको ढूंढना पड़ेगा और ये चीज खाली हैलोरन कर सकता है। और अगर उस आर्टिफैक्ट को नहीं ढूंढा गया तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेरी के बॉर्डर पर 13 पिलर लगाए गए थे, यानी कि गाड़े गए थे, और जो 14th वाला है यानी कि डैगर यानी कि वही आर्टिफैक्ट अब 13th पिलर बनेगा। और ये हर जगह काम नहीं करते, क्योंकि नदी के दक्षिण किनारे पर एक पाइन ट्री है जो कि बहुत पुराना है और वहीं तक इसकी शक्ति सीमित है और वहां पर उनको ये डैगर यानी कि लिली वाला आर्टिफैक्ट गाड़ना होगा और तभी बाकी पिलर्स की शक्ति एक साथ आएगी। और जो शक्ति है वो कंडक्ट होने वाली थी अर्थ की वजह से, क्योंकि अर्थ एक कंडक्टर का काम करती है और बस इस शैतान को वो सुला देगी, कैद कर देगी। और पेनीवाइज इसलिए ही इस पाइन ट्री के पास जा रहा था, क्योंकि अगर एक बार उसने इस पाइन ट्री को पार कर दिया फिर ये पिलर कुछ नहीं कर पाएगा, यानी कि ये पिंजरा बेकार था और बाकी दुनिया भी तबाह हो जाएगी। सिंपल समझो कि ये पिलर की शक्ति का लास्ट पॉइंट है, जहां तक ये पिंजरा बनेगा उसके बाद कोई फायदा नहीं होगा। और एक बार अगर पेनीवाइज इस पेड़ के पार चला गया तो बूम, दुनिया खत्म। अब हैलोरन को बस अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके लिली और उसके दोस्तों को ढूंढना था, एज डैगर तो उनके पास ही था। लेकिन ये बात अभी तक इन लोगों को पता नहीं थी और लिली का बिहेवियर भी डैगर के आने से वियर्ड सा हो गया था। खैर हैलोरन कहता है कि उसको इतनी आवाजें आती हैं कि वो कैसे फोकस करेगा इस चीज पर। तब रोज उसको मैट्यूरिन रूट पिलाती है, जिससे कि आवाजें बंद हो जाती हैं। तो मैट्यूरिन का रेफरेंस फिर से आ गया था, इनडायरेक्टली वही इन सब की हेल्प कर रहा है। और आपको पता होगा कि ये जो नेटिव अमेरिकन हैं यानी कि ट्राइब है वो मैट्यूरिन को ही पूछते हैं और इनको चिल्ड्रन ऑफ मैट्यूरिन भी कहा जाता है। एनीवेज पेनीवाइज को रोकने के अंदर ये काम आने वाला था। अब हैलोरन फाइनली बच्चियों को ट्रैक कर लेता है कि ये बच्चियां पेनीवाइज के पीछे ही जा रही हैं। तभी मार्ज जो गाड़ी चला रही थी उसके सामने एक गड्ढा आ जाता है, जिससे कि गाड़ी पेड़ से टकरा गई थी और डैगर बाहर गिर जाता है। मार्ज और रॉनी तो चोट के लिए चिंतित थे, लेकिन लिली बस डैगर का पूछे जा रही थी। वो तुरंत ही सबसे पहले डैगर छीन लेती है, जैसे कि डैगर उसको कंट्रोल कर रहा हो या फिर वापस जाना चाह रहा हो, और उसका गुस्सा भी बढ़ता जा रहा था। अब हैलोरन को ये सब दिख चुका था और वो डैगर की शक्ति से जुड़ सा गया था, एक ट्रैकिंग मीटर की तरह। खैर बस अब ये सभी वैन से निकल पड़ते हैं बच्चियों के पास में, ताकि जल्दी से जल्दी ये फाइनल 13th पिलर गाड़ दिया जाए, जिससे कि पेनीवाइज फिर से 27 साल के लिए कैद हो जाएगा। मतलब कि ये 27 साल सोता है सिर्फ पिलर्स की शक्ति की वजह से, और ये एक तरह का रिचुअल करा गया था जिससे कि पेनीवाइज को 27 साल तक ये कैद करके रख सकता था, यानी कि उसको यहाँ पर 27 साल की नींद लेनी ही पड़ती थी।
हो सकता है कोई पैक्ट होगा, कुछ ना कुछ तो जरूर था। एनीवेज तभी हैंक रोज से एक बात पूछता है कि अगर डैगर यानी कि पिलर में इतनी शक्ति है तो बच्चे उसके साथ भी सुरक्षित क्यों नहीं है। तो रोज एक बहुत ही शॉकिंग बात रिवील करती है कि हाँ, इसमें शक्ति तो है, लेकिन जो इट था वो इसी कॉमेट के अंदर कैद था और ये डैगर उसी कॉमेट का हिस्सा है जो कि उस नीबोल्ड स्ट्रीट हाउस के नीचे गिरा था। और ये पिलर हमेशा अपनी जगह पर वापस लौटना चाहता है। इनफैक्ट हर चीज डैरी के अंदर अपनी जगह पर ही पहुंचना चाहती है, इसलिए ये डैगर जिसके हाथ में होता है ये उसका दिमाग खराब करता है। ओरिजिनल लोकेशन से दूर जाते ही ये बहुत ही वियर्ड तरह से एक्ट करने लगता है और इसलिए लिली का बर्ताव ऐसा हो गया था। उसके मन में मार्ज और रॉनी के लिए गलत ख्याल आ रहे थे कि वो लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। इसलिए ही व्यूइंग डेक पर वो लड़ाई भी हुई थी और इसलिए ही लिली हर बार सीवर्स में जाने की बात करती थी और उसके डॉग ने ये चीज पहले ही भांप ली थी कि यहाँ पर कुछ वियर्ड सी शक्ति है। एज डैगर यानी कि पिलर अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही जाना चाह रहा था, यानी कि इनको गाड़ना इतना आसान टास्क नहीं है जितना दिखाई देता है। अब तभी होता यह है कि जंगल के अंदर लिली मार्ज और रॉनी से काफी लड़ाई कर लेती है, लेकिन फाइनली मार्ज पिलर को लिली से ले लेती है और फिर लिली सबसे माफी भी मांगती है। यहाँ पर यह भी कहा था रॉनी ने कि वो उनकी लाइफ बोट है जिसके चलते लिली होश में आ गई थी। लेकिन तभी ये पिलर चमकने लगता है, जिसके दो रीजंस थे, क्योंकि वो जो नदी थी वो पास में ही थी, पाइन ट्री पास में था और पेनीवाइज वहीं नदी के ऊपर से सभी बच्चों को अपने साथ ले जा भी रहा था और अब ये तीनों भी उसके पीछे जाने लगती हैं। अब वैन के अंदर हेलोरन सबको बताता है कि पेनीवाइज नदी पर है और बच्चियां भी उसका पीछा कर रही हैं। रोज कहती है कि अगर पेनीवाइज नदी पर है तो वो उससे पहले पाइन ट्री तक नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन हेलोरन के पास एक आइडिया था कि हेलोरन पहले भी पेनीवाइज के दिमाग में स्टार्टिंग में घुस चुका है तो वो उसको रोक सकता है। रॉनी, मार्ज और लिली अब आगे बढ़ने लगती है, जहाँ पर पेनीवाइज के सबसे पहले उठाए गए बच्चे में उनको विल मिल जाता है। वो उसको काफी पुकारती हैं, नीचे खींचने की कोशिश करती हैं, लेकिन पेनीवाइज अब तक कार्ट रोककर नीचे आता है जहाँ से खून बाहर आया था, यानी कि शायद से वो मिल्कमैन या फिर किसी और को स्नैक की तरह खाते हुए आ रहा था। पेनीवाइज यहाँ पर पूरी तरह से खून से भीगा हुआ था, खाली होठ से ऊपर का हिस्सा जो था वो यहाँ पर उसका दिख रहा था। बेसिकली उसके लिए इंसानी खून जो है ना वो बिल्कुल जूस जैसा था। अब पेनीवाइज जो होता है वो इन तीनों बच्चियों को सन की, बेवकूफ और हारी हुई लड़की बुलाता है और उनको खाने आगे बढ़ने लगता है, लेकिन रॉनी जो होती है वो पिलर को उसकी तरफ कर देती है तो पेनीवाइज वहां से पीछे हटकर भाग जाता है। उसके चेहरे पे वाकई में डर था, लेकिन अपने ट्रिक्स का इस्तेमाल करके, अपनी तेजी का इस्तेमाल करके सबसे पहले पेनीवाइज मार्ज को उठाकर ले जाता है और उसका जो हाथ था वो बिल्कुल रबर मैन की तरह बहुत ही ज्यादा इलास्टिक टाइप का हो गया था। अब यहाँ पर जो पेनीवाइज और मार्ज की जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरी सारी थ्योरीज को सच साबित करती है। पेनीवाइज मार्ज को मार्गरेट टोजर बुलाता है, जी हाँ, यानी कि रिची की माँ, यानी कि यही होगी फ्यूचर के अंदर रिची की माँ। अब पेनीवाइज मार्ज से मजे लेता है क्योंकि उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है कि अभी तुम टोजर बनी नहीं हो, पहले तुमको प्यार होगा, फिर शादी होगी और फिर आएगा छोटा मोटा नन्ना सा बच्चा रिची, और उसका मिसिंग पोस्टर भी वो उसको दिखाता है। पेनीवाइज का ये कहना था कि उसके लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही है, जो कि नोवेल से थोड़ा हटकर यहाँ पर सीन चल रहा था। इनफैक्ट इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 की प्रेडिक्शन पेनीवाइज ने 1962 में ही कर दी थी। एज पेनीवाइज के हिसाब से रिची और उसके दोस्त ही उसकी मौत का कारण बनने वाले हैं और इसलिए वो मार्ज को भी मारना चाहता था। एज अगर मार्ज नहीं बची तो फिर रिची भी नहीं होगा, लूजर्स क्लब का मेंबर कम हो जाएगा और इसलिए पेनीवाइज इन सबको स्टार्टिंग से लूजर्स बुलाता आया है। एज उसके लिए प्रेजेंट, फ्यूचर, पास्ट तो सब एक जैसा है, लेकिन पेनीवाइज के हिसाब से उसका मरण ही उसका जन्म है और ये आसान नहीं होता। यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि जब इट चैप्टर 2 के अंदर पेनीवाइज खत्म हुआ उसने एक और बच्चे को जन्म दे दिया होगा। नोवेल के हिसाब से पेनीवाइज खुद ही प्रेग्नेंट होकर बच्चे दे सकता है, जैसे कि स्पाइडर्स करती हैं। पेनीवाइज ने कहा कि छोटे पेनीवाइज के लिए अकेले रहना, कैद रहना आसान नहीं होता, तो मे बी ये 3 सीजन्स खत्म होने के बाद में शायद से इट चैप्टर 2 के बाद भी कहानी आगे बढ़ाई जाए और हमको पेनीवाइज की और शक्तियों का भी सीजन 2 और सीजन 3 के अंदर आइडिया लगेगा, यानी कि जब कहानी यहाँ से 1935 और 1908 के अंदर जाएगी। खैर फिलहाल पेनीवाइज का ये कहना था कि मुझे अब कोई कैद करके नहीं रखेगा, मैं सबको खत्म कर दूंगा। वो मार्ज को खाने आगे बढ़ ही रहा होता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है और उसकी जो हंसी थी या फिर उसका मुंह जो खुला हुआ था वो काफी हिलेरियस था, क्योंकि हेलोरन ने उसके दिमाग में घुसकर पेनीवाइज को अपने ही थॉट्स के अंदर कैद कर दिया। इतने इंसान उसने खाए थे और इतनी यादें उसके पास में है, तो कोई ना कोई कमी तो हर इंसान की होती है और अगर इंसान खाए हैं तो कमी भी जरूर आएगी और इसी चीज का फायदा हेलोरन ने भरपूर उठाया। बस अब क्या था, पेनीवाइज के रुकते ही सारे बच्चे होश में आ गए थे, विल भी होश में था, किसी को कुछ भी याद नहीं होता।
तभी रोज और बाकी सभी लोग भी वैन लेकर वहां पहुंच जाते हैं। रॉनी ने पिलर अब हैनलन को दे दिया था और अब बस क्या था, डैनियल और हैनलन निकल पड़ते हैं उस पाइन ट्री के अंदर इस पिलर को गाड़ने के लिए और पेनीवाइज का आतंक 27 साल तक खत्म करने के लिए। और हाँ, ये साथ साथ इसलिए गए थे क्योंकि अगर ये पिलर वापस जाना चाहे और अगर एक व्यक्ति इसको लेकर वापस मुड़ेगा तो दूसरा यहाँ पर उसको रोक सकता है, या फिर हैनलन उसको रोक लेगा, या फिर वाइस वर्सा, ऐसा चल सकता है। लेकिन मिलिट्री वाले तभी दूसरी पार से इनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं और बस डैनियल के गले में गोली लग जाती है और हैनलन के पैर में गोली लगी थी। कर्नल फुलर और जनरल शॉ भी वहीं पर थे। ये देखकर चारों बच्चे यहाँ पर आ जाते हैं। अब हैनलन डैनियल को बचाने की कोशिश करता है लेकिन डैनियल जिंदा नहीं बचता। अब हैनलन इस डैगर को अपने बेटे विल के हवाले कर देता है और अब इस डैगर को गाड़ने का काम सिर्फ ये चारों बच्चे कर सकते थे। इसलिए फॉग का फायदा उठाते हुए चारों बच्चे पाइन ट्री के पास निकल जाते हैं। तभी इनके पास फुलर और शॉ समेत सोल्जर्स आ गए थे और शॉ पेनीवाइज को दूरबीन से देखता है क्योंकि उसको अभी तक भी 100% यकीन नहीं था कि जो उसने बचपन में देखा वो सच था या फिर नहीं, और बस वो उसके पास जाने लगता है। तभी हम पेनीवाइज के दिमाग में क्या चल रहा है वो देखते हैं कि कैसे हेलोरन ने बॉब ग्रे वाली पर्सनैलिटी का फायदा उठाया। पेनीवाइज अपने ही सर्कस में जागता है जो कि बॉब ग्रे बना हुआ था। सर्कस मास्टर कहता है कि रॉबर्ट, तुम शराब कम पिया करो और तुम हम लोगों को गटर से मिले हो। लेकिन पेनीवाइज को यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब उसके साथ हो क्या रहा है। वहाँ पर उसकी बेटी यानी कि छोटी कर्श भी थी। पेनीवाइज कहता है कि वो बॉब ग्रे नहीं है, लेकिन सर्कस मास्टर उससे बिल्कुल नहीं डरता, उल्टा उसका मजाक बनाता है। तो पेनीवाइज उसका गला पकड़कर उसे उठा लेता है कि वो गॉड है, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स है और उससे ऐसे कोई बात नहीं कर सकता। लेकिन सर्कस मास्टर उल्टा उसके ही चांटे मारने लगता है, मतलब कि हेलोरन ने कमाल कर दिया, ईटर ऑफ वर्ल्ड्स के ही चांटे लगा दिए। लेकिन पेनीवाइज को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था कि ऐज उसके साथ ये हो क्या रहा है, क्योंकि आज से पहले ऐसा उसके साथ कभी हुआ ही नहीं था। मतलब सोच कर देखो, जो दूसरे लोगों के डर का फायदा उठाता है, दूसरे लोगों के दिमाग के साथ खेलता है, उसके दिमाग के साथ हेलोरन खेल रहा था। अब असल दुनिया में होता यह है कि बच्चे जो थे वो पाइन ट्री के पास जा रहे थे और शॉ हेलन से सवाल कर रहा होता है कि ये बच्चे कहाँ पर जा रहे हैं, ये सब हो क्या रहा है। उसको कोई भी आइडिया नहीं था कि ये करना क्या चाहते हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो एक पिलर नष्ट हो गया था, लेकिन उसको ये आइडिया नहीं था कि एक और पिलर अभी भी जीवित था। खैर, अब वो हेलन को ही खत्म करने की धमकी देता है। अब ये पिलर बहुत जोर से चमक रहा था, फुल ऑफ एनर्जी था, लेकिन विल को ये पिलर मजबूर करता है वापस लौटने पर, एज ये पिलर अपनी ओरिजिनल जगह पर जाना चाहता था। मे भी ऐसा हो सकता है कि पेनीवाइज जब इसके अंदर आया था, यानी कि कैद होकर, तब उसकी एनर्जी से ये इफेक्ट हो गया होगा, जिसके चलते शायद ऐसा हो रहा था। खैर, सभी बच्चे अब विल को रोकते हैं और उसको वापस से पाइन ट्री तक लेकर जाते हैं। मतलब कि ये पिलर ऐसे बर्ताव कर रहा था जैसे दो मैग्नेट आपस में आने पर बर्ताव करती हैं। अब शॉ जो होता है वो पेनीवाइज के पास पहुंच चुका था और उसको देखकर शॉ हैरान था कि जो उसने बचपन में देखा वो बिल्कुल सच था। और ये बेवकूफ शॉ जो होता है वो पेनीवाइज से कहता है कि तुम चिंता मत करो, हेलोरन को हम रोक लेंगे। मतलब कि ये सोच रहा था कि पेनीवाइज के साथ ऐसा करके वो उसे काबू कर लेगा और वो उसका एहसानमंद रहेगा। मतलब कि इस सीरीज का सबसे बेवकूफ आदमी शॉ ही था। खैर, अब मिलिट्री वाले हेलोरन को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिससे पेनीवाइज को सर्कस मास्टर के भेष में हेलोरन नजर आ गया था और वो उसको ट्रिकी ट्रिकी डिकी कहने लगता है। पेनीवाइज अब गुस्से में आकर हेलोरन को लात मार देता है, जिससे कि असल दुनिया के अंदर हेलोरन वैन से बाहर गिरता है और पेनीवाइज भी अब होश में आ गया था, जो कि शॉ को खाते खाते बचता है और फिर हंसने लगता है कि वो आजाद हो गया। खैर, अब सभी लोगों को मिलिट्री ने पकड़ लिया था और रोज अपने भांजे डैनियल को मृत देखकर बहुत दुखी होने लगती है, क्योंकि वो डैनियल से बहुत प्यार करती थी। हेलोरन हेलन से कहता है कि उसने बहुत कोशिश करी, लेकिन ये चीज बहुत शक्तिशाली है और मे भी अगर मिलिट्री परेशान नहीं करती तो हो सकता है कि कुछ और देर हेलोरन पेनीवाइज को रोक लेता। लेकिन शॉ और उसके आदमी बेकार थे। हेलन तक को समझ में आ गया था कि ये चीज काबू नहीं हो सकती, लेकिन शॉ नहीं समझ पाया, जबकि वो जनरल था। अब शॉ पेनीवाइज को कहता है कि वो आजाद है, जा सकता है, जिससे कि पेनीवाइज काफी खुश होता है कि ये कैसा आदमी है जो कि मुझे जाने दे रहा है। अदरवाइज आज तक सब उसको रोकते आए हैं या फिर उससे डरते आए हैं। लेकिन पेनीवाइज शॉ की खुशबू पहचान जाता है और ओल्ड मैन बनकर उसको खा जाता है, जिसने उसको बचपन में डराया था, जो कि बेस्ट सीन था इस सीरीज का। सही हुआ इसके साथ में और इसकी वजह से सब कुछ हुआ था। डेरी टाउन के अंदर इतना कुछ जो हुआ वो उसकी वजह से तो हो रहा था। और बस अब पेनीवाइज हंसते हुए उस पेड़ के पास जाने लगता है, बच्चों को भी टॉन्ट करता है कि लूजर्स, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम। और ये क्लियरली दर्शाता है कि पेनीवाइज के लिए टाइम अलग तरह से चलता है।
अब हेलन फुलर को भी कहता है कि अगर ये जीव पेड़ के पार गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, दुनिया नहीं बचेगी। लेकिन फुलर अभी भी नहीं मानता और अब हैंक, हेलन, रोज और हेलोरन सभी मिलकर यहाँ पर इन सबको मारकर बेहोश कर देते हैं, यानी कि सोल्जर्स को। और हेलन पेनीवाइज का सर उड़ा देता है ताकि वो पेड़ के पार ना जा पाए। और बच्चों को ना पिलर को पेड़ में गाड़ने में या फिर उसके पास ले जाने में दिक्कत हो रही थी। और अब मुझको समझ में आया कि क्यों नेटिव अमेरिकन ने टर्टल शेल के अंदर इसको सील करके बैरी किया था, क्योंकि इनकी शक्ति काफी खतरनाक है और बिना सील करे ये इफेक्ट डालते हैं इंसानों पर। और यहाँ पर फिर से मट्यूरिन का रेफरेंस आ गया था। बेयर हैंड काफी मुश्किल होता है इनको कंट्रोल करना, और यही रीजन था कि रोज ने इस फाइनल डैगर को छुपा कर रखा हुआ था, लॉक करके रखा हुआ था, अदरवाइज वो भी उसको अपने हाथ में रख सकती थी। और सबसे बड़ी बात कि डैनियल ने भी इस डैगर के इफेक्ट्स को महसूस कर रखा है। अब पेनीवाइज को बार बार हेलन शूट कर रहा था, लेकिन अब उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इसलिए अपने आधे रीजनरेट हुए चेहरे से ही वो डेड लाइट्स दिखाकर हेलन को ट्रांस स्टेट में डाल देता है और खुद आगे बढ़ने लगता है। हेलन को संभालने के लिए उसकी बीवी शार्लेट आ गई थी। अब हैंक दूर से ही बच्चों को बोल रहा था कि वो ये कर सकते हैं, लेकिन डैगर पेड़ के पास आते ही ऊपर जाने लगता है, जैसे कि दो मैग्नेट्स एक साथ आने पर बर्ताव करती हैं। यानी कि अगर सेम पोल्स होते हैं तो वो एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। बिल्कुल सेम वैसा हो रहा था। लेकिन तभी हेलोरन को वहां पर दिखती है चीफ और रिच की आत्मा। जी हाँ, हेल्प करने के लिए दोनों यहाँ पर आ गए थे और मुझे लगता है कि चीफ की आत्मा ही रिच को यहाँ पर लेकर आई होगी। और ये तो मतलब क्या ही सीन था, मतलब देखकर यार आंखों में आंसू आ गए। और पता नहीं यार ये बार बार प्यास कौन काटने लगता है, बंद करो यार इसको। एनीवेज अब रोज हेलोरन से कहती है कि उसको क्या दिख रहा है, तो वो कहता है कि यहाँ एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है। और ये बात बिल्कुल सच थी कि डेयरी के अंदर मरकर भी कोई नहीं मरता। मिसेस कर्श की ये फेमस लाइन है जो कि सच साबित हुई थी। एनीवेज अब रिच की आत्मा पेनीवाइज को मिडिल फिंगर दिखाते हुए आगे बढ़ती है, जैसे कि उसने मार्ज का मजाक बनाया था, सेम चीज रिच ने करी। खैर अब रिच जो होता है वो अपने हाथ इस पिलर पर और बच्चों के हाथों पर लगाता है, जिसमें शायद 5 बच्चों की ही रिक्वायरमेंट थी। और पेनीवाइज को रोज गोली मारने लगती है, लेकिन पेनीवाइज अपने बिल्कुल ओरिजिनल स्टेट में, यानी कि या फिर ये कहा जाए कि शुरुआती विंग्ड क्रीचर स्टेट में जाने लगता है, जैसे कि वो 8 चैप्टर 2 के अंदर ओरिजिनल नेटिव अमेरिकन को दिखाई दिया था स्टार्टिंग में, जब यहाँ पर रिचुअल ऑफ चर्च जो था वो एक्सप्लेन किया गया था माइक की तरफ से। अब बच्चे डैगर गाड़ रहे थे और पीछे से पेनीवाइज उनके ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन फाइनली डैगर को गाड़ दिया जाता है और तभी मैक्रोवर्सल एनर्जी रिलीज होती है और पेनीवाइज को बहुत दूर फेंक देती है। पेनीवाइज की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी और हम 13 पिलर्स की एनर्जी एक होते हुए देखते हैं, यानी कि अब केज फिर से तैयार हो गया था, यानी कि पेनीवाइज अब डेयरी से आगे नहीं जा पाएगा। नोटिस किया जाए तो पेनीवाइज के चेहरे पर 13 गोलियों जैसे निशान बन रहे थे। वे शोज की 13 पिलर ने उसको मार्क कर दिया है। अब पेनीवाइज बुरी तरह से दूर जा गिरता है, काफी घायल सा भी हो गया था, लेकिन वो अचानक से फिर उठ खड़ा होता है क्योंकि वो ईटर ऑफ वर्ल्ड है। उसके खुद के रिगार्ड में वो बहुत बड़ा गॉड है, लेकिन तभी उसका चेहरा अलग अलग रूप में दिख रहा था। जितने भी रूप उसने शुरुआत से लेकर अब तक लिए थे, जैसे कि वो छोटा बच्चा डिमोनिक वाला, वो भी यहाँ पर दिखाई दिया, यानी कि उसकी शक्ति अब कम हो रही थी। लेकिन हम जानते हैं कि उसने ओरिजिनल स्टेट जो लिया है वो एक जोकर का, पेनीवाइज का ही लिया है, जिसके चलते वो वापस से पेनीवाइज के रूप में आ जाता है। लेकिन वो बिल्कुल नहीं डरता, बस यही कहता है कि मजेदार क्राउड था और बस पूरा शरीर उसका मेल्ट होने लगता है। सिर्फ पेनीवाइज का असली रूप बचता है, जो कि ये डेड लाइट्स ही हैं। और डेड लाइट्स अब अचानक से फिर से कैद हो जाती हैं अगले 27 साल के लिए। अब इस चीज से सारे के सारे बच्चे खुश थे, सारे बड़े लोग खुश थे। इनफैक्ट मार्ज और बाकी बच्चों को रिच के हाथ फील हुए थे। सब बहुत खुश थे कि रिच आज भी उनके साथ है। मार्ज वॉज लाइक कि मरने के बाद भी वो आया उसका साथ देने के लिए। सच्चा प्यार है भाई साहब। खैर मार्ज रिच के फ्यूनरल पर एक स्पीच देती है कि रिच बहुत ही अच्छा था और दोस्ती के ऊपर बहुत कुछ कहा जाता है। यही कि एकजुट होकर जो रहे वही दोस्ती होती है। और रिच की आत्मा वही थी जो कि ये सब सुन रही थी। रिच की आत्मा ने लिली, विल और रॉनी के कंधों पर हाथ भी रखा हुआ था क्योंकि वो काफी रो रहे थे। सबसे बड़ी बात यह थी कि हेलोरन उसको क्लियरली देख पा रहा था। रिच के माता पिता के कंधे पर उसने कुछ हाथ भी रखा हुआ था। उनको कुछ महसूस भी हो रहा होता है, उनको लग रहा था कि कोई और आदमी है। लेकिन तभी वहां पर हेलोरन आता है और बताता है कि ये रिच के हाथ हैं, जिससे कि वो दोनों काफी खुश भी हो गए थे, इमोशनल हो गए थे। उनको एहसास होता है कि उनका बच्चा आज भी उनके साथ है। अब विल, मार्ज, रॉनी, लिली सब काफी रो रहे होते हैं और रिच को याद कर रहे होते हैं, यानी कि यहाँ पर एक काफी इमोशनल एपिसोड भी था ये। अब मार्ज टाउन के अंदर फाइनली रिच का प्लेन देखती है जो कि स्ट्रीट तक फाइनली पहुंच गया था, विच इंडिकेट्स कि पेनीवाइज का कहर अब 27 साल के लिए टल गया था, यानी कि एटलीस्ट 8 चैप्टर 1 तक।
लिली अब फाइनली अपने पिता की ग्रेव पर पहली बार आती है और उसने अब एक्सेप्ट कर लिया था कि उसके पिता के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी, उसने अपना गिल्ट दूर कर दिया था। और वो बताती है अपने पिता को कि उसने नए दोस्त बना लिए हैं और अब वो पहले से काफी बेटर है। खैर अब व्यूइंग डेक पर मार्ज और लिली सोडा पी रहे थे, बात कर रहे थे, जहां पर मार्ज पेनीवाइज की कई बातों के बारे में बताती है कि पेनीवाइज ने उसको बताया कि रिची उसका बेटा होगा फ्यूचर में और उसके दोस्त मिलकर भविष्य में उसको मार डालेंगे और इसलिए वो मार्ज को खत्म करना चाहता था। पेनीवाइज के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक है और उसकी मौत जो है वो उसका जन्म होगा। मार्ज चिंता में थी कि कहीं वो पास्ट में जाकर यानी कि 1935 में या फिर 1908 में उनके पेरेंट्स को तो खत्म नहीं कर देगा या फिर फ्यूचर में ऐसा करेगा तो फिर वो उसको रोक नहीं पाएंगे। और शायद इसी चीज को एक्सप्लोर करने के लिए 1962 पहले आया था, फिर आएगा सीजन 2 यानी कि 1935 और सीजन 3 होगा 1908 और जहां पर शायद हम इस चीज को बेहतर जान पाएंगे। क्या पता उसने पहले भी कोशिश करी होगी इन सबको मारने की, यानी कि इन बच्चों के माता पिता को, या फिर शायद से कुछ तो बताया जाएगा कि पेनीवाइज के लिए वक्त अलग क्यों चलता है या फिर क्या होता है। लेकिन जो लिली होती है ना, ये सब सुनकर काफी मैच्योर बात करती है। उसका ये कहना था कि अगर ऐसा होता भी है तो वो उनके माता पिता की लड़ाई होगी, ना कि उनकी। और अब तभी विल, शार्लेट और हेलन डेरी छोड़कर जा रहे थे कि तभी वहां पर हेलोरन आता है उससे मिलने के लिए, जो कि बताता है कि अब वो एक होटल में शेफ का काम करेगा और होटल में क्या ही बुरा हो सकता है, जो कि क्लियरली रेफरेंस है द आइकॉनिक ओवरलुक होटल का, शाइनिंग मूवी का, शाइनिंग नोवेल का, जहां पर हेलोरन ने डैनी की हेल्प करी थी और वहां पर शेफ की तरह काम कर रहा था। मतलब ध्यान से देखो तो ये होटल भी पेनीवाइज जैसा ही सोल ईटर है। खैर अब हेलोरन हेलन से टच में रहने के लिए बोलता है, जो कि बिल्कुल उसके नेचर से अपोजिट था, यानी कि यहाँ पर वो भी काफी चेंज हो चुका है। तो क्या शाइनिंग मूवी के टाइम पर ये लोग आपस में बात किया करते थे? ये काफी इंटरेस्टिंग चीज है। खैर अब शार्लेट जो होती है वो हैंक को विदा करती है कि वो सेंट स्टीफन क्रॉस कर ले और उसके बाद उसे रोज के लोग मिलेंगे जो कि उसको सेट करवा देंगे, एज हैंक अब है ही नहीं ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के अंदर। तो अब ये परिवार एक नई आइडेंटिटी के साथ जिएगा। मीनवाइल रोज जो होती है वो हेलन और शार्लेट को यहीं पर रुकने के लिए कहती है, क्योंकि अब 27 साल तक तो पेनीवाइज आएगा नहीं और वो यहाँ पर आराम से रह सकते हैं और बाकी लोगों को वार्न कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं सबकी, क्योंकि शॉ पहला नहीं था और ना ही आखिरी होगा जो कि पिलर्स की तरफ जाएगा और पेनीवाइज को जगाने की कोशिश करेगा। लेकिन फिलहाल ये दोनों इस ऑफर के लिए मना कर देते हैं। अब तभी हम विल और रॉनी को आपस में बात करते देखते हैं, बैठा देखते हैं, जहां पर रॉनी फाइनली विल को किस करती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि डेरी से बाहर जाते ही सब लोग सब भूल जाते हैं, तो ये प्यार का इजहार तो बनता था। खैर अब विल और उसका परिवार जाने वाले होते हैं तो शार्लेट ये कहती है कि वो यहीं पर रुकना चाहती है, जिससे विल तो काफी खुश था, क्योंकि शार्लेट को अंदाजा था कि अगर ये चीज बाहरी दुनिया में आ गई तो कोई भी बच्चा या फिर बड़ा सेफ नहीं रहेगा। तो रोज की बात मानकर ये यहीं पर रुक जाते हैं। एस डैनियल के गुजर जाने के बाद में रोज ये सब कुछ बेचकर जा रही थी और अब आपको समझ में आया होगा कि माइक कैसे डैडी के अंदर रुककर इस ट्राइब से बात कर पाया था, एज रोज ने पहले ही हेलन और शार्लेट को इस चीज का गार्डियन बना दिया था और ये सब कुछ पहले से तय था। पेनीवाइज ने सब कुछ पहले ही देख लिया था, मतलब होनी को कौन टाल सकता है, ये बात तो पेनीवाइज के लिए भी सच थी। एनीवेज विल जो होता है अब रॉनी को एक लेटर लिखना शुरू करता है कि वो तो डेरी के अंदर ही रहेगा तो वो कुछ भी नहीं भूलेगा और वो उसको रोज लेटर लिखेगा तो वो कुछ भी नहीं भूलेगी। और हम जानते हैं कि डेरी के बारे में याद दिलाते ही लोगों को चीजें याद आना शुरू हो जाती हैं। और अब मुझको समझ में आया कि क्यों लूजर्स क्लब जो थे वो डेरी की तरफ खींचे चले आए थे, एज पेनीवाइज इन सबको खत्म करना चाहता था ताकि वो उसको खत्म ना कर दे। और आपको इट चैप्टर 1 के अंत का सीन याद होगा कि पेनीवाइज ने सिर्फ एक बच्चे को ले जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो भी जानता था कि लूजर्स क्लब ही उसको खत्म करेगा। और अब यहाँ पर सब कुछ बहुत अच्छे से कनेक्ट हो रहा था, क्योंकि लूजर्स क्लब ही वो बच्चे थे जो कि पेनीवाइज को रोक पाए। मे बी इन सब के पास किसी ना किसी तरह की शाइन वाली शक्ति थी, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर सिर्फ एक ही इंसान था जो कि हेलोरन था और वो यहाँ पर इट को रोक पाया था क्योंकि उसके पास में शाइन की शक्ति थी। चलो अब हैंक, रॉनी और उसकी दादी डेरी से बाहर निकल रहे होते हैं और डेरी का मौसम भी काफी सुहावना था। सोचकर देखो कि डेरी का पास्ट कितना खतरनाक है, उसके नीचे कितना खतरनाक जीव रहता है, लेकिन अभी के डेरी को देखकर कोई भी ऐसा नहीं कह सकता था। मीनवाइल हम जूनिपर हिल असाइलम के अंदर पागल हुई मिसेस कर्श को देखते हैं, जो कि वहाँ की पेशेंट बन गई थी। सोचकर देखो, जो कि वहाँ पेशेंट्स को ट्रीट करती थी, उनकी केयर करती थी, वो आज वहाँ पर खुद ही पेशेंट बन गई, जो कि बस पापा पापा कर रही थी। वहाँ के डॉक्टर्स एक म्यूजिक चलाते हैं और इससे मिसेस कर्श बिल्कुल मस्त हो गई थी, क्योंकि पापा को तो म्यूजिक बहुत पसंद था। वो कहती है कि वो आएंगे, वो लौटेंगे, मतलब कि पेनीवाइज ने मिसेस कर्श की पुरानी यादें मिटा दी थी। एनीवेज अब कहानी जो होती है वो 1962 से सीधा 26 साल बाद, यानी
यानी कि इट चैप्टर 1 शुरू होने से 1 साल पहले के इवेंट्स अक्टूबर 1988 पर जाती है। जी हाँ, देखो कितने अच्छे सब कुछ कनेक्ट करा गया है। हम बूढ़ी हुई मिसेस कर्श को देखते हैं जो कि जोकर वाली पेंटिंग बना रही थी, जहाँ पर उसके पिता ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। तभी वो एक पेशेंट एल्फ्रेडा मार्श को देखने जाती है जिसने कि लटक कर खुद को खत्म कर लिया था, और वहाँ पर हमें बेवर्ली मार्श दिखाई जाती है जिसका पिता अभी उसको कोहनी मारकर पीछे कर देता है जबकि वो अपने पिता को संभाल रही थी। यानी कि उसका पिता वाकई में काफी अब्यूजिव था। और बस मिसेस कर्श हमेशा जो एक लाइन बोलती है वही बात बोलती है कि पता है डेरी के अंदर एक कहावत है, जो यहाँ पर मरता है वो असल में कभी नहीं मरता। और ये कुटिल सी हंसी देखकर बेवर्ली काफी डर जाती है। और अब आपको समझ में आया होगा कि क्यों बेवर्ली अपने पिता और मिसेस कर्श से डरती थी। सबसे बड़ी बात कि मिसेस कर्श इसलिए खुश थी क्योंकि उसके पिता जब आते हैं तो ऐसी मौतें डेरी में होती हैं। और अगले साल यानी कि 1989 में इट फिर से जाग उठेगा, जिसकी कहानी हमने पहले ही देख रखी है। और बूम, इसी खतरनाक कहानी के साथ में इट वेलकम टू डेरी का पहला सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी एक्सप्लेनेशन इट वेलकम टू डेरी के फिनाले एपिसोड यानी कि सीजन 1 के 8वें एपिसोड की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा। अब देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया वीडियो ईस्टर एग्स वाली, हिडन डिटेल्स वाली मैं जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ, जहाँ पर सारे ही एपिसोड्स के अंदर दिखाई गई चीजें मैं आपको बताऊंगा, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक वीडियो होगी। और हाँ, इसके साथ ही अब सीजन 2 और सीजन 3 भी जल्दी आएगा, जिसके चलते आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा क्योंकि उनकी वीडियोस भी इस चैनल के ऊपर सबसे पहले आने वाली हैं, और वो भी काफी ज्यादा डिटेल्ड वाली वीडियोस होने वाली हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए